बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे विच इज ब्रेन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक क्लियर किया था वो ब्रेन का फर्स्ट पोर्शन था, जिसमें हमने सबसे पहले ब्रेन की कुछ डिस्कशन की थी, जिस डिस्कशन में हमने ये प्रॉपरली देखा था कि ब्रेन को कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने किडनी के प्रोटेक्टिव पोर्शन में रखा हुआ है विच इज कॉल्ड स्कल। और फिर मैंने आपको उस लेक्चर में लास्ट में ये भी बताया था कि क्रेनियम नामी कुछ बोन्स होती हैं जिन्हें हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं, और उनकी कंसंट्रेशन भी मैंने आपको बताई थी कि 22 बोन्स से प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर इन ब्रेन्स के बाद हमने कुछ लेयर्स की बात की थी जिन्हें हमने मेनिंजेस का नाम दिया था, फिर हमने एक फ्लूइड की बात की थी एंड गोस ऑन। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ब्रेन के जो फर्स्ट पोर्शन था, लार्जेस्ट पोर्शन विच इज कॉल्ड फोर ब्रेन, उसके फर्स्ट टू जो कह लीजिए पार्ट्स थे वो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। ठीक है जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जहां से हमने मतलब ब्रेन के स्ट्रक्चर में स्टार्ट करना है अपने टॉपिक को, इट इज सेरिब्रम। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ पहले कह लीजिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि फिर कन्वीनियंट हो उसको सुनना। जैसा कि आपको बताया, फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट, ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। इट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया गया था थ्री पोर्शंस में। फर्स्ट इज थैलामस, सेकंड इज हाइपोथैलामस and the third is cerebrum. Third is cerebrum. अब इसके साथ आपके पास आ जाता है मिड ब्रेन। आपको ये पहले भी बताया था कि मिड ब्रेन का जो है वो फर्दर कोई पार्ट नहीं है, इसकी कोई सब डिवीजन नहीं है। और थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाता है हाइंड ब्रेन। थर्ड पार्ट कौन सा आपके पास? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को भी तीन जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज दी पोन्स, सेकंड इज सेरिबेलम एंड द थर्ड इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। यह आपको पहले भी कहा था, आप इसको गेटा भी पढ़ सकते हैं, आप इसको गाटा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये बात पिछले लेक्चर में भी मतलब कि इतनी एक समरी मैंने आपको बना दी थी, और इसको बनाने के बाद हमने थैलामस और हाइपोथैलामस, ये दो स्ट्रक्चर जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है ब्रेन में जिसकी हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है, इट इज सेरिब्रम। इट इज सेरिब्रम। तो इस हवाले से स्टूडेंट, जैसा कि बताया गया कि टॉपिक का नाम सेरिब्रम है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेरिब्रम के बारे में एक बात जो आपको पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि एक एमसीक्यूज भी है, कि सेरिब्रम इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। पार्ट कह लीजिए या पोर्शन कह लीजिए। ठीक है। यानी जैसे आपको याद होगा, हमने ये पहले बात की थी कि ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, या कह लीजिए कि जो ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है ब्रेन का, उसको हमने नाम दिया था फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम। ठीक है जी। अब जैसा कि बताया गया कि सेरिब्रम इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, ये पहली बात है। ठीक है। इसके अलावा सेरिब्रम जो है वो आपके इमोशंस को, स्केलेटन मसल्स की मूवमेंट को, इन चीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इन चीजों को क्या करता है? कंट्रोल। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको ये बात याद हो कि जब हमने जो फर्स्ट पार्ट था फोर ब्रेन का, थैलामस,
उसकी जब हमने रीडिंग की थी तो आपको याद होगा कि थैलेमस में हमने ये बात प्रॉपरली की थी कि आपकी जो 5 सेंसेस हैं, ठीक है, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच एंड साइट, उनमें से 4 सेंसेस सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू थैलेमस कंट्रोल करता था। और वहां पर एक लाइन में ब्रैकेट में लिखा भी हुआ था एक्सेप्ट नोज, कि नोज को वो कंट्रोल थैलेमस नहीं करता था। थैलेमस उन सेंसरी नर्व्स के थ्रू इन 4 जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें से सेंसेस को लेता था थैलेमस, और उसको फिर भेजता था सेरिब्रम के पास। ये हमने थैलेमस में रीड किया था। लेकिन यहां पर ये कुछ इस तरह की बात है कि जो आपकी नोज जो आपका ऑर्गन है और उसकी जो आप कह लीजिए उसका जो फंक्शन है, उसकी जो सेंस है स्मेल की, तो नोज का जो स्मेल का फंक्शन है वो थैलेमस कंट्रोल नहीं करता, बल्कि डायरेक्ट कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम में एक स्पेसिफिक पोर्शन है जो कि इस चीज को कंट्रोल करता है। तो उसी की यहां पर बात जो है वो स्टार्ट की गई है, जिसकी हमने डिस्कशन यहां पर करनी है। तो असल में सेरिब्रम जो है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ये डिवाइड किया जाता है सेरिब्रम पार्ट में 2 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम पहले नाम क्या प्रोवाइड करते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से वर्ड आपको याद हो तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपने ऊपर पढ़ा था, जो ब्रेन में होता है एक स्पेसिफिक फ्लूइड, ये वर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसी से ये जनरेट हुआ था। तो आइए पहली जो 3 लाइंस हैं इन्हें हम रीड कर लेते हैं, साथ साथ रीडिंग करेंगे ताकि साथ साथ हमें ये याद भी होता जाए। जी, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो ये सबसे बड़ा पोर्शन है ब्रेन का। इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, आपके मसल्स की मूवमेंट स्केलेटल के, थिंकिंग आपकी सोच, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस, इन चीजों को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको कितने पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, 2 में, और उन्हीं 2 पोर्शंस को हम क्या नाम देते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है जी, अच्छा जी। तो स्टूडेंट जो आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर का मतलब कि उसके जो इनसाइड हम जाते हैं वो एंटीरियर पार्ट, उस एंटीरियर पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। और यही वो पार्ट है जो कि असल में आपकी सेंसेशन ऑफ स्मेल यानी नोज की जो प्रॉपर्टी है उसको कंट्रोल करता है। यानी ये आपके पास एमसीक्यूज भी बन जाता है कि ब्रेन में सेरिब्रम में कौन सा पार्ट है जो कि असल में आपकी सेंसेशन ऑफ स्मेल को कंट्रोल करता है, तो वो आपने याद रखना है, इट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ठीक है जी, तो आइए इसे रीड कर लेते हैं। द एंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, यानी जो इसका एंटीरियर पार्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का एंटीरियर पार्ट है, इनसाइड कहते हैं एंटीरियर को, तो जो इसका एंटीरियर पार्ट है उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स रिसीव करते हैं इंपल्सेस को, किससे, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है जी, बल्ब्स में नर्व्स भी होंगी ना जो कि मैसेज को लेकर जाएंगी, तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं वो इन मैसेजेस को, इंपल्सेस को रिसीव करेंगे एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। और क्या चीज जनरेट करेंगे, सेंसेशन ऑफ स्मेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे आपका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उसका इंटीरियर पार्ट है जिसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं, वो पार्ट जो कि सेंसेशन ऑफ स्मेल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये काम जाहिरी सी बात है वो नर्व्स के थ्रू करवाते हैं। दैट्स व्हाई द नर्व्स आर गिवन द नेम ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो अभी हमने बात सिर्फ डिस्कस की है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एंटीरियर पार्ट की। अब हम ये नेक्स्ट बात ये स्टार्ट करने लगे कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसका एक अपर पोर्शन होता है यानी अपर पार्ट, और जाहिर सी बात अगर एक अपर पार्ट होगा तो एक उसके नीचे होगा
नीचे को उसने वर्ड बीनीथ लिखा हुआ है, बीनीथ का मतलब के नीचे, यहां पर हम वर्ड इसके लिए लोअर पार्ट यूज करेंगे क्योंकि जाहिरी सी बात है ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होंगे। अगर ये अपर है तो ये क्या होगा, लोअर पार्ट। ठीक है जी, तो आपने ये याद रखना है कि जो अपर पार्ट है वो एक्सटीरियर होता है, मतलब आउटसाइड वाला पार्ट कंसीडर किया जाएगा, जिसको वर्ड हम सेरिब्रल ही रखेंगे। क्या वर्ड रखेंगे, सेरिब्रल। लेकिन क्योंकि वो बाहर की तरफ है, दैट्स व्हाई हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉर्टेक्स। क्या यूज करेंगे, कॉर्टेक्स। जिस तरह आपको याद होगा कि जब हमने अपना होम्योस्टेसिस का चैप्टर डिस्कस किया था तो वहां पर किडनी जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक, उसमें हमने किडनी के स्ट्रक्चर को, उसकी जो बाहर वाला पोर्शन था उसको कॉर्टेक्स कहा था, जबकि जो इनसाइड वाला पोर्शन था पेल रेड कलर का, उसको हमने क्या नाम दिया था, मेडला, मेडला। ठीक है, तो आपके पास जो अपर पार्ट है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा। क्या होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा। और इसमें एक मटेरियल पाया जाएगा, एक मैटर पाया जाएगा, जिसका कलर आपने याद रखना है। इसका कलर जो है वो होता है ग्रे। ठीक है, बुक में भी आई थिंक सो ग्रे या ग्रीन कलर, नहीं ग्रे मैटर। ठीक है, अपर पार्ट जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो किस कलर में होगा, ग्रे इन कलर। जबकि जो आपका लोअर पार्ट है जो अपर के नीचे होगा, ये जो है इसका कलर क्या होगा, व्हाइट। इसका कलर क्या होगा, व्हाइट। ये व्हाइट इन कलर होगा। अब आपने ये कलर याद रखनी है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका कलर क्या होता है आपके पास, ग्रे। इसी तरह लोअर पार्ट में जिसको हम सेरिब्रल मेडला कहेंगे, उसका कलर क्या होता है, व्हाइट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स जी। अब आइए आगे इसको हम रीड कर लेते हैं जहां तक हमने पहले किया था। द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, जो अपर लेयर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की, उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कंसिस्ट करता है ग्रे मैटर पे। किस मैटर पे, ग्रे मैटर पे। द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। यानी एक और बात इसमें एडिशनल है कि आपके पास जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो याद रखिएगा कि नर्वस सिस्टम में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का होता है, उसमें आपके पास जो सेल बॉडी है वो अवेलेबल होती है और उसके साथ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड आपने न्यूरॉन में पढ़ा था, एक आपने पढ़े थे माइलिनेटेड एक्सॉन्स, एक पढ़े थे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ठीक है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स वो हैं जहां पर श्वान सेल्स फैटी लेयर एज इंसुलेशन के तौर पर मौजूद होगी, और नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स वो थे जहां पर श्वान सेल्स नहीं मौजूद होते। और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमने नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स को नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से शो किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है इसके बारे में। Beneath this layer is present the white matter। इसके नीचे जो लेयर पाई जाती है उसको व्हाइट मैटर कहा जाता है। व्हाइट मैटर नर्वस सिस्टम का हमेशा क्या कंसिस्ट करता है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स। उसमें कौन से एक्सॉन्स पाए जाते हैं, माइलिनेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में लिखा गया है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज अ लार्ज सरफेस एरिया, यानी इसका जो एरिया है ये बहुत बड़ा होता है और ये फोल्डेड हुआ होता है इस ऑर्डर में कि वो आपके स्कल में फिट हो सके। अब जाहिर सी बात है ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपके सामने मैंने जब स्टार्ट किया आपको ये समझ आ रहा होगा यकीनन, लेकिन ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल है। और जाहिर सी बात है ये कुछ टर्म्स आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, इस वजह से आपको कॉम्प्लेक्स भी लग रहा होगा, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने अपनी जो नेचर है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत सी चीजों में रखी हुई है, जिसमें एक एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन भी है। तो आप देखिए कि कितने पोर्शंस हैं, कितनी उसकी सब डिवीजन्स हैं और फर्दर सब डिवीजन्स हैं, लेकिन ये तमाम तर चीजें अल्लाह ने एक स्कल में, जिसको स्कल को हमने क्रैनियम नाम दिया था, उसमें इसको रखा हुआ है। ठीक है जी, तो जैसा कि आपको बताया गया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, जो कि असल में आपका अपर पार्ट है या अपर पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का,
उस पोर्शंस को मतलब कि क्या किया गया है, स्कल में फिट किया गया है और फिट करने के लिए उसे फोल्डेड किया गया है, ठीक है जी। और इसको 4 लूप्स में डिवाइड किया गया है, लूप्स, ठीक है जी। लूप का मतलब या लोब भी इसको पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है टुकड़े, हिस्से। अब इसकी जो नीचे आप कह लीजिए लोब्स के बारे में जो लिखा हुआ है उसकी डिस्कशन से पहले आप पेज नंबर 38 पर आ जाइए। 38 पर आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें जितना स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जो कि कह लीजिए लाइट कलर है, ठीक है, लाइट ब्राउन उसको कह लीजिए आप कलर है, या कह लीजिए लाइट येलो कलर है, वो सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो कंसीडर किया जाता है सेरिब्रम, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं उसकी हेडिंग नजर आ रही होगी और उसी हेडिंग में आप देखिए आपको कुछ लोब नजर आ रहे होंगे। जैसे आप अपने लेफ्ट साइड पे देखिए तो आपको फ्रंटल लोब नजर आ रहा होगा। फ्रंटल वर्ड यानी फ्रंट पे, यानी जो पहला आपके फर्स्ट पोर्शन पे होता है, इसको फ्रंटल लोब कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अपने राइट साइड पे जाइए तो आपको नजर आएगा ऑक्सीपिटल लोब लिखा हुआ है, ठीक है। उसी के ऊपर आपको प्राइटल लोब लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और एक लोब जो है वो आपको लास्ट पे नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे नजर आ रहा होगा, टेम्पोरल लोब। अब ये 4 लोब हैं, 4 हिस्से हैं, यानी सेरिब्रम को 4 जगह डिवाइड किया गया और इनको 4 नाम प्रोवाइड किए गए हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ये 4 जो हैं लोब हैं जो कि सेरिब्रम में, और आपको सेरिब्रम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा ये कितना बड़ा है। आप इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि हमने अब इसी के बारे में पढ़ना है। अब आप टॉप पर चले जाइए तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा फोरब्रेन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द सेरिब्रम, सेकंड इज थैलेमस एंड थर्ड इज हाइपोथैलेमस। आपको उसने उनकी पोजीशंस भी बता दी हैं, आप सिर्फ सेरिब्रम की पोजीशन को अभी फिल वक्त फोकस करिए। आपको नजर आ रहा होगा वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो उसने सेरिब्रम को दे दिया है और उसी में 4 लोब्स जो हैं उन्हें मेंशन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 37 पर वापस आ जाइए नीचे लोब के टॉपिक में, और आइए अब हम इन लोब के फंक्शन पढ़ते हैं कि इनको क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंटल लोब की। तो स्टूडेंट्स फ्रंटल लोब क्या क्या करता है, इट कंट्रोल्स मोटर फंक्शन। जितने भी मोटर न्यूरॉन्स फंक्शन परफॉर्म करेंगे इसने वो कंट्रोल करने हैं। परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं, जो आपके मसल्स हैं उनको कॉन्शियसनेस में रखकर परमिट का मतलब यहां पे होगा अलाउंस, इजाजत देना। उनको ये इजाजत देता है मूवमेंट की। एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट इन्वॉल्व्ड इन स्पीच, और जो बोलने की एबिलिटी है विच इज कॉल्ड स्पीच, उसमें कोऑर्डिनेशन करने में, कोऑर्डिनेट करने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ये अब आपका फ्रंटल लोब जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं विच इज कॉल्ड पैराइटल लोब। इट कंटेन्स सेंसरी एरियाज। इसके पास क्या मौजूद होते हैं, सेंसरी एरियाज। सेंसरी एरियाज मींस वो एरिया जहां पर सेंसरी न्यूरॉन्स काम करेंगे, ठीक है जी। दैट रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम स्किन, और यहां पर किस सेंसरी न्यूरॉन्स की बात हो रही है, वो तमाम जो स्किन पर मौजूद होंगे, यानी जितने भी मैसेजेस स्किन से आने हैं, कहीं पर भी स्किन पे कोई मैसेज आना है तो वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएगा, लेकिन वो सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को सेरिब्रम में, और सेरिब्रम के बाद किसके पास, पैराइटल लोब के पास लेकर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास लोब है इट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल। इट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल लोब क्या है, इट रिसीव्स एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन। विजुअल यानी ये वर्ड आया है विजन से, एंड विजन मींस कि यहां पर बात आईज की हो रही है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी आईज की है उससे जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है तो ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब जो है वो इसको रिसीव भी करेगा और एनालाइज भी करेगा, ठीक है। एंड लास्ट जो आपके पास लोब यहां पर अवेलेबल है इट इज कॉल्ड टेम्पोरल। इट इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब विच कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल, जिसका कंसंट्रेशन जो है, जिसका कंसर्न जो है वो आपकी हियरिंग यानी
आवाज सुनने की एबिलिटी जो ईयर्स के थ्रू जाएगी, एंड उसके साथ स्मेल यानी जो नोज के थ्रू है, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है आपके पास? टेम्पोरल लोब। तो स्टूडेंट्स ये लॉब जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो इसके साथ आपका सेरिब्रम का जो आर्टिकल है, जो कि असल में आपका फोर ब्रेन का कह लीजिए पार्ट था, वो यहां तक कंप्लीट होता है। एंड स्टूडेंट्स सेरिब्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आप कह लीजिए कि एक लॉन्ग क्वेश्चन सेरिब्रम का होता है और दूसरा लॉन्ग सिर्फ इसके जो लॉब हैं उसका आ जाता होता है, जिसमें आपने सिर्फ टेबल जो है वो इसी तरह कॉपी पेस्ट बनाना होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए काइंडली होम असाइनमेंट के जो मैंने आपको पहले भी मेथड बताए थे, उसी मेथड को मद्देनजर रखते हुए आपने होम असाइनमेंट के तौर पर क्या करना है, आपने ये करना है कि इस टॉपिक में से आपने एमसीक्यूज जो हैं वो जनरेट करने हैं। ठीक है जी। अब आप अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाइए, विच इज कॉल्ड मिड ब्रेन। अब हमने सेरिब्रम क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव करेंगे मिड ब्रेन की तरफ। देखिए मिड ब्रेन का मतलब जो कि सेंटर में होगा, मिड का मतलब ही दरमियान होता है। अब आपको नजर आ रहा है कि मिड ब्रेन के एक तरफ फोर ब्रेन है और दूसरी तरफ क्या है? हाइंड ब्रेन। ठीक है जी। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके बारे में उन्होंने हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो जी मिड ब्रेन के बारे में ये लिखा गया स्टूडेंट्स के मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू। लाई का मतलब कि पड़ा हुआ है, आपको नजर आ रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, आपको ये नजर आ रहा होगा कि फोर ब्रेन आपके उस तरफ पड़ा हुआ है, मतलब कि मिड ब्रेन के आप कह लीजिए लेफ्ट साइड पे और मिड ब्रेन के राइट साइड पे हाइंड ब्रेन है। इन दोनों को आप देख सकते हैं, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, इन दोनों के सेंटर में ये लाई कर रहा है और इन दोनों को अपने साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है जी। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। एप्रोप्रिएट यानी जिधर जरूरत है वहां तक इसको भेज देता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि फोर ब्रेन में हमने थैलामस में भी बात की थी, सेरिब्रम में भी हमने बात की थी, और उसके लॉब्स में सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में, जिसको हम सेंसरी इंफॉर्मेशन का नाम देंगे। इसलिए यहाँ पे वर्ड सिर्फ फोर ब्रेन जो है वो उसने प्रेजेंट किया है, उसके बारे में बताया है कि मिड ब्रेन क्या करेगा? जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको सेंसिंग न्यूरॉन को आगे किसको फॉरवर्ड कर देगा? फोर ब्रेन को। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। पोस्चर कहते हैं जो आपका कह लीजिए अंदाज होता है जो कि आप शो करते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन हो रही है हमारे दरमियान, तो इस कम्युनिकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि मैं अपनी बॉडी के पोस्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इनको कंट्रोल करना मिड ब्रेन का काम है कि मैंने अगर अब ये बात बोलनी है तो उसमें मेरा पोस्चर क्या होना चाहिए। ठीक हो गया। और इसके साथ जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस का वर्ड यूज किया गया है, ऑडिटरी वर्ड जो है ये असल में प्रॉपर जो है वो कहलाता है ऑडिटरी कनाल। और ये ऑडिटरी कनाल एक ट्यूब होती है जो कि हमारे ईयर में पाई जाती है। तो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस से मुराद के कुछ सुनने की चीजें जो कि बड़ी ही फास्टली सुनी जाती हैं, रिफ्लेक्सेस का मतलब फास्ट मूवमेंट होता है। तो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस यानी ईयर्स के थ्रू जो मैसेज आने हैं फास्टली, वो तमाम भी मिड ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा मिड ब्रेन का टॉपिक यहां तक क्या होता है? कंप्लीट। अब हमने मूव करना अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। स्टूडेंट्स आपको ये बात बता दूं कि हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया, पोन्स, सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। याद रखिए ये बहुत ही सिंपल हैं, इनकी एक एक 1-1-2-2 लाइंस हैं जिनमें इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, जिनको हमने अच्छी तरह क्या करना है? याद करना है। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगाटा से। जी, मेडुला ऑब्लोंगाटा लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपसे कोई पूछता है स्टूडेंट्स के ब्रेन का लास्ट पार्ट कौन सा है, तो आप ये कहेंगे कि ब्रेन का मतलब कि असल में लिटरली 3 पार्ट्स हैं, जिसमें जो आपका थर्ड पार्ट है इट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन,
और हाइंड ब्रेन का जो लास्ट पोर्शन है इट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा लास्ट पोर्शन इस वजह से है कि जहां पर ब्रेन खत्म होता है उसके नीचे से ही स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। आप इसको यूं याद रखें कि मेडुला ऑब्लोंगाटा इज द स्टेम ऑफ ब्रेन, ब्रेन की स्टेम है, यानी स्टेम का मतलब उसकी जड़ें हैं जिसके नीचे से ही क्या स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। अब ये क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है? सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो आपकी ब्रीदिंग, आपके सांस लेने के प्रोसेस को, आपके हार्ट रेट को और आपके ब्लड प्रेशर को, ये तीन चीजों को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये आपके बहुत से रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जो क्विक एक्शन होते हैं, आप अंडरलाइन करके रिफ्लेक्सेस के ऊपर लिख लीजिए, जो फास्ट एक्शंस होते हैं, क्विक। तो ये आपके बहुत से क्विक एक्शन जिसमें वॉमिटिंग आ जाता है, जिसको हम उर्दू में उल्टी कहते हैं, स्नीजिंग छींकना, कफिंग खांसना एटसेट्रा। Information that passes between spinal cord and the rest of the brain pass through medulla oblongata। यानी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है। ये आगे एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है इस बात पर। वो बात क्या है कि जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड, जो इंफॉर्मेशन पास होती है स्पाइनल कॉर्ड से और उसी इंफॉर्मेशन ने ब्रेन तक जाना है, तो क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जाते वक्त जो मतलब कि स्टेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कौन है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक आएगी और अगर उसने स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाना है तो ले जाने के लिए जो पोर्शन है वो कौन कंसीडर किया जाएगा, मेडुला। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहां तक जो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था हाइंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लोंगाटा, वो कंप्लीट होता है। इसके फंक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यूनिक हैं। ठीक है, यानी वो आपको ये पूछ सकता है कि विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्सेस लाइक वॉमिटिंग, हार्ट रेट एटसेट्रा। तो आपने याद रखना है उसका आंसर क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ब्रेन का, ये आप ऐसे नहीं याद कर सकते कि आप इसको याद कर लेंगे ऑरली तो ये आपको याद हो जाएगा। देखिए इसमें जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, कुछ के मैच भी करते हैं किसी लेवल पर। जैसे आपको अभी नजर आएगा कि हमने पीछे सेरिब्रम में स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट की जो थी वो बात की थी। अब वही स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट की बात अभी हम दोबारा सेरिबेलम में करेंगे। अब यही तो बात है कि कुछ जो कह लीजिए इंफॉर्मेशंस हैं वो दोनों पोर्शंस कंट्रोल कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका एक पोर्शन डैमेज हो जाता है तो अल्लाह ने प्रॉक्सी कह लीजिए एक हिसाब से जो पोर्शन है वो रखा हुआ है, जो वो ही मोमेंट वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जाहिर सी बात है वो प्रॉपरली तो नहीं करेगा, वो प्रॉपरली तो मैसेजेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हद तक ये काम चल सकता है। तो इसी वजह से जब तक आप इनके एमसीक्यूज बैठकर नहीं बनाते, आपको इनके फंक्शंस जो हैं वो याद नहीं होंगे। बहरहाल आगे मूव करते हैं सेरिबेलम में। इट इज बिहाइंड मेडुला, यानी मेडुला के बिहाइंड के पड़ा होता है, उसके पीछे। इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स, ये किस चीज को कोऑर्डिनेट्स करते हैं, मसल मूवमेंट्स। ठीक है, यहां पर वर्ड मसल्स मूवमेंट लिखा हुआ है, जबकि आप देख सकते हैं सेरिब्रम में आपने वर्ड क्या पढ़ा था, स्केलेटल मसल्स। अब देखिए एक वर्ड की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस कंफ्यूजन को आप अगर हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंफ्यूजन आपको ना हो, तो उसका यही तरीकाकार है कि आप एमसीक्यूज जो हैं वो खुद बनाएं। ठीक है जी। लास्ट पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन का, विच इज कॉल्ड पोन्स। इट इज टॉप ऑफ मेडुला, ये मेडुला के टॉप पड़ा होता है, इसके ऊपर। इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मेडुला का ये फंक्शन है कि वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि पोन्स इसके ऊपर पड़ा हुआ है मेडुला ऑब्लोंगाटा के, तो ये उसको असिस्ट करता है। ठीक है, उसको असिस्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा ये क्या करता है, पोन्स को ये सर्व करता है कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी सेरिबेलम से स्पाइनल कॉर्ड का एक कनेक्शन जो है वो कौन लगाता है, पोन्स।
तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज हमने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसमें बहुत सी ऐसी टर्म्स थी जो आपने अपनी पहले रूटीनियस लाइफ में नहीं पढ़ी थी, हत्ता कि ये टर्म्स आपने पहले सुनी भी नहीं थी। तो जहां पर जो टर्म आई, मुश्किल टर्म आई, वो टर्म मैंने आपको 2 से 3 दफा पढ़कर बताई ताकि आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रॉपरली आ जाए। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आज हमारा वर्क फॉर डे 5 उसका जो आर्टिकल है ब्रेन वो कंप्लीट होता है। और जैसा कि मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर भी गाइड किया एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन का कोई भी पोर्शन, स्पेसिफिकली सेरिब्रम एंड हाइंड ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अलावा इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्पेसिफिकली जो फंक्शंस के क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल राइट द फंक्शन ऑफ पॉन्स, व्हाट डू यू नो अबाउट मेनिंजेस, इस तरह करके इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो काइंडली इसमें से आप क्वेश्चंस याद करिए एंड इसमें से आप स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट बहुत से एमसीक्यूज हैं जिनको आप जनरेट कर सकते हैं, रीड करके उन्हें जनरेट करिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा वर्क फॉर डे 5 जो है वो इस टॉपिक तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज स्पाइनल कॉर्ड। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली ब्रेन का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने ब्रेन को 3 मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया था और फिर हमने उन डिवीजन्स की, सब डिवीजन्स की बात की थी, यानी जो हमने डिवीजन की थी उनको सब डिवाइड किया गया था, जिसमें हमने लास्ट पे हाइंड ब्रेन की डिस्कशन की थी। और जब मैंने आपको हाइंड ब्रेन का टॉपिक एक्सप्लेन किया था तो उसमें एक पार्ट था मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट के बारे में आपको ये बताया गया था कि इट इज कंसीडर्ड एज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। और इसी पोर्शन से या इसी पार्ट से आप कह लीजिए कि आपका आगे से जो पार्ट स्टार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इट इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया जी। तो पहली तो आपने ये बात याद रखनी है कि व्हाट इज और वेयर इज द लोकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। तो आप एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं, जो मैंने आपके सामने पॉइंट मेंशन किए हैं, सेकंड पॉइंट को आपने देखना है कि इट स्टार्ट्स, ये स्टार्ट होगा कहां से, फ्रॉम ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम से। यहां पर ब्रेन स्टेम से मुराद अभी आपको बताया गया है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है जी। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है इट इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन स्टेम लाइक एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम मींस मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड एक्सटेंड्स मतलब फैलेगा, आगे स्प्रेड करेगा टू इट्स लोअर एंड, यानी नीचे तक वो फैलता जाएगा, नीचे तक वो फैलता जाएगा। एक बात तो ये हो गई। इसके साथ साथ याद रखिए कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है ये नर्व्स से मिलकर बनती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के जितनी भी नर्व्स हैं वो असल में बंडल्स की फॉर्म में हैं, जिसको हम ट्यूबुलर बंडल का नाम देते हैं, ट्यूबुलर बंडल या ट्यूबुलर बंडल्स। ठीक हो गया जी। तो ये तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपरली हमने लोकेशन की बात कर ली और इस चीज की बात कर ली कि स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब जिस तरह के आपको ये बताया गया था कि जब हमने ब्रेन की डिस्कशन की थी तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक लेयर्स थी विच इज कॉल्ड मेनिंजेस। वो जो लेयर्स थी क्योंकि वो ब्रेन में अवेलेबल थी, मौजूद थी, और स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन के करीब ही है, ब्रेन का नेक्स्ट पोर्शन है, इस वजह से स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए भी सेम यही लेयर्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि इट इज आल्सो कवर्ड बाय स्पेशल लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस। ठीक हो गया जी। कि जिस तरह ब्रेन को मेनिंजेस जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, इस तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी यही लेयर मौजूद होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि व्हाट इज द साइज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो आप कह सकते हैं कि इट इज रफली
40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, कि इसकी लेंथ कितनी है, कमोबेश एडल्ट में ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। अब 40 सेंटीमीटर कितना होता है, आपके पास जो एक लॉन्ग स्केल होता है, ठीक है, स्केल वो 30 सेंटीमीटर का होता है, उसमें 10 सेंटीमीटर और ऐड कर लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 40 सेंटीमीटर कितनी लेंथ बनती है। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर एक रफली लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की, जो कि एक एडल्ट में पाई जाती है। ठीक हो गया। अब क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने ये शुरू में आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन जो है ये नर्व्स की बेस पर है, जिसमें बंडल ऑफ ट्यूबुलर नर्व्स अवेलेबल हैं। इसी वजह से आपने ये याद रखना है, अब वाला पॉइंट, कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। यानी स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन में हम शुरू में बात कर आए हैं कि नर्व्स की बेस पर है, जो कि ट्यूबुलर बंडल्स होते हैं। अब इनकी कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, अमाउंट की बात की जा रही है कि कितनी नर्व्स हैं। तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, कितनी है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, यानी 31 पेयर्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स की अवेलेबल होंगे, और उन्हीं पेयर्स की वजह से आपके पास क्या अवेलेबल है, स्पाइनल कॉर्ड। ये स्टूडेंट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कह लीजिए, जिनका आपको पता होना चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं। ठीक हो गया जी। अब कुछ बातें हम बुक से रीड करेंगे। अभी तो हमने अभी सिर्फ इसकी फॉर्मेशन, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी लेंथ, इसकी डिस्कशन की है। अभी 2 इंपॉर्टेंट बातें स्पाइनल कॉर्ड की रहती हैं। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर, कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फंक्शन, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। तो आप यूं कह लीजिए कि जो आपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अभी तक पढ़ा, आपने उसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ा, फिर उसकी प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा, फिर उसकी लेंथ के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये पॉइंट्स डिस्कस हम कर चुके हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज द फंक्शन। ठीक है, ये दोनों बातें जो हैं ये बुक पे रीडिंग के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये आपको रीडिंग के साथ ही इजीली समझ आ सकती हैं। इसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चर की डायग्राम जो है वो भी अवेलेबल है, उसको भी अभी हमने देखना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक बात और हम इसमें ऐड कर लेते हैं, जो कि हमने पीछे नर्व्स के टॉपिक में पढ़ी थी, कि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, सॉरी, यहां पे हमने बात की है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। कौन सी नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स। आपने ये याद रखना है कि ये जो स्पाइनल नर्व्स अवेलेबल होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ये असल में मिक्स्ड होती हैं। क्या होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी नर्व्स होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है जी। मिक्स्ड नर्व का फंक्शन क्या होता है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था नर्व्स में, कि मिक्स्ड नर्व वो होती हैं जो अपने अंदर सेंसरी एंड मोटर दोनों के फंक्शन को क्या करती हैं, परफॉर्म करती। ठीक है जी। यानी अगर सेंसरी एंड मोटर ये कंबाइन होकर फंक्शन परफॉर्म करें, देन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड नर्व। तो ये जो 31 इन पेयर स्पाइनल नर्व्स हैं, ये असल में मिक्स्ड नर्व होती हैं। ये आपकी बुक के पेज नंबर 39 के 3rd पैराग्राफ पे यही बात है। अभी हम उधर ही मूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हम उसको रीड करेंगे कि आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड है इस पे मिक्स्ड नर्व मौजूद होती हैं, विच इज 31 इन पेयर। अब मिक्स्ड नर्व का मतलब कि उसके अंदर सेंसरी एंड मोटर दोनों जो हैं वो कंबाइन करके फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक हो गया जी। ये बात हमने पहले भी अपने सेकंड डे वर्क फॉर डे 2 में, आई थिंक सो, या 3rd में, जब हमने नर्व्स के बारे में पढ़ा था और उसमें वहां पर 3 टाइप्स की डिस्कशन की थी, वहां पर हमने मिक्स्ड नर्व की बात की थी। ठीक है जी। जी, अब रीडिंग के लिए स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 38 पर आ जाइए। स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज इन फैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स। ये पहली बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ट्यूबुलर बंडल्स हैं नर्व्स के। ठीक है, और कौन सी नर्व्स हैं, आप बेशक इन नर्व्स को यहीं पे अंडरलाइन कर लें। ये जैसे फर्स्ट पॉइंट में नर्व्स हैं,
इधर ही आप क्या लिख लीजिए, मिक्स्ड नर्व्स, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने कौन सी नर्व्स की बात करनी है, मिक्स्ड नर्व्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड्स टू लोअर एंड। स्टार्ट ब्रेन की स्टेम से होगा, वो भी मैं आपको बता चुका हूं ब्रेन स्टेम क्या होगी, ठीक है, उसे मेडुला ऑब्लोंगाटा कहेंगे। लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस। वही बात, सेम प्रोटेक्शन के लिए जो ब्रेन के अंदर लेयर्स इस्तेमाल हुई थी, जिन्हें हमने मेनिंजेस का नाम दिया था, वही लेयर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में इस्तेमाल हो रही है। द वर्टिब्रल कॉलम सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ये पीछे एक पूरी ट्यूब होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम की होती है, और ये सराउंड भी करते हैं और इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है जी, यहां तक कुछ पॉइंट्स आ चुके थे। अब मैं आपके सामने रीड करने जा रहा हूं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, आप इधर हेडिंग बना सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, जिस तरह आपको याद होगा जब हमने ब्रेन की बात की थी, तो ब्रेन के सेरिब्रम में, सेरिब्रम इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम में हमने दो तरह के मैटर की बात की थी, फर्स्ट इज ग्रे मैटर एंड सेकंड इज व्हाइट मैटर। क्योंकि ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होता है और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की मैच करती हैं, इसी तरह इसके स्ट्रक्चर में भी ये दो तरह का मैटर पाया जाएगा, फर्स्ट इज ग्रे एंड सेकंड इज व्हाइट मैटर। ठीक है जी, आइए इसके बारे में रीड करते हैं। द आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर, यानी जो आउटर रीजन है, बाहर वाला जो एरिया है स्पाइनल कॉर्ड का, ये व्हाइट मैटर से मिलकर बनेगा, और उसमें क्या अवेलेबल होगा, कंटेनिंग माइलिनेटेड एक्सॉन्स। माइलिनेटेड एक्सॉन्स यानी उनमें माइलिन शीट अवेलेबल होगी। ठीक है जी, माइलिन शीट के बारे में आपने पढ़ा था, ये आपने न्यूरॉन्स के टॉपिक में, कि माइलिन शीट जो है ये इंसुलेशन क्रिएट करती है। ठीक है, इसी तरह फिर इसका सेंट्रल रीजन है वो बटरफ्लाई शेप्ड है और वो सेंट्रल कनाल से सराउंड है। ठीक है, आप नीचे देखिए, अगर डायग्राम पेज नंबर 39 में, तो आपको डायग्राम के अगर आप सेंटर में देखें तो इट इज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द बटरफ्लाई। ठीक है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको सेंटर से बटरफ्लाई शेप का नजर आएगा। ठीक है जी, इसके बाद इट इज मेड ऑफ ग्रे मैटर कंटेनिंग न्यूरॉन सेल बॉडीज, यानी ये जो ग्रे मैटर वाला स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स विथ सेल बॉडीज। ठीक है, इसमें न्यूरॉन्स और क्या मौजूद होंगी, सेल बॉडीज। ठीक हो गया जी, ये आपका जो एक कह लीजिए छोटा सा पैराग्राफ था, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब जो पैराग्राफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेम वो इन्हीं पॉइंट से रेलिवेंट है, क्योंकि अभी हमने एक दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, बाकी भी रहते हैं जी। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज अलोंग स्पाइनल कॉर्ड, यानी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होती हैं, उनसे निकलती हैं। These are called mixed nerves, इनको हम क्या नाम देते हैं, मिक्स्ड। उसकी रीजन आगे सुनिए, each contain axons of both sensory and motor neuron, यानी उनके जो एक्सॉन्स हैं उनमें मोटर एंड सेंसरी दोनों न्यूरॉन्स जो हैं वो कंबाइन होकर पड़े होंगे। ईच का मतलब हर एक में। अब 31 पेयर हैं, 31 पेयर मीन टू से हर पेयर में मोटर एंड सेंसरी नर्व जो हैं वो कंबाइन करके फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब इस पॉइंट पे जो इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है उसकी इंपॉर्टेंस जरा अगली बात में देखिए। एट द पॉइंट वेयर अ स्पाइनल कॉर्ड अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल नर्व्स, यानी वो पॉइंट जहां से स्पाइनल नर्व्स ने स्पाइनल कॉर्ड में से निकलना है, कहता है देयर आर टू रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो यहां पे टू रूट्स होंगे, दो बेस होंगी, दो बेसिक पॉइंट्स होंगे, और ये दोनों रूट्स कंबाइन करके असल में मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स बनाएंगे। ये जो रूट हैं असल में दोनों, ये असल में एक सेंसरी होगी और एक मोटर होगी। ये दोनों यूनाइट करेंगे तब ही आपके पास क्या आएंगी, मिक्स्ड नर्व आएंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों रूट्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह होगी कि आप कह लीजिए कि एक को हम नाम देते हैं डॉर्जल रूट। एक रूट का नाम क्या होगा, डॉर्जल। डॉर्जल का मतलब क्या होता है, डॉर्जल का मतलब दो होते हैं कि बैक पार्ट यानी पीछे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा,
या आप इसको आगे वाला पार्ट भी यानी अगला हिस्सा भी कह सकते हैं। ठीक है जी। वैसे मोस्टली हम डोर्सल रूट को कहते हैं ऊपर वाला और पीछे वाला हिस्सा, यानी अगर बॉडी का पोर्शन है, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं, तो ब्रेन का ये जो अपर पोर्शन है ये, और बैक जो है ये डोर्सल कंसीडर होगी। ठीक है। जबकि दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है वेंट्रल रूट। वेंट्रल का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, लोअर पोर्शन। ठीक हो गया जी। तो आइए इसके बारे में रीड करते हैं। द डोर्सल रूट कंटेन्स सेंसरी न्यूरॉन्स, सॉरी सेंसरी एक्सॉन्स। ये अब आपने याद रखना है कि जो डोर्सल पोर्शन है यानी टॉप और बैक वाला, इसमें सेंसरी एक्सॉन्स मौजूद होंगे स्पाइनल कॉर्ड के, एंड अ गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूरॉन के कॉम्बिनेशन को गैंग्लिया कहते हैं, जो कि प्लूरल वर्ड है। उसी का सिंगुलर जो होता है वो गैंग्लियन कहलाता है। वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड, जहां पे सेल बॉडीज को रखा जाता है। वेयर वेंट्रल रूट कंटेन एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। वेंट्रल यानी जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें क्या मौजूद होती है? मोटर न्यूरॉन्स। अब आपने देखा डोर्सल में सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं, जबकि वेंट्रल में मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होंगे। ठीक है। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, यूनाइट करेंगे, और यूनाइट करके ये मिक्स्ड नर्व कहलाएंगे। अब आप अगर डायग्राम पे आइए तो डायग्राम के राइट साइड से डायग्राम आपने इसको रीड करना स्टार्ट करना है। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा फ्रॉम रिसेप्टर। रिसेप्टर कोई भी हो सकता है कि 5 सेंसेस में से, उससे मैसेज आया, वो मैसेज लेकर जा रहा है गैंग्लियन। ये गैंग्लियन से मैसेज चल रहा है, लेकिन चलते वक्त जो न्यूरॉन इस मैसेज को लेकर जा रहा है, इट इज सेंसरी न्यूरॉन। इट इज सेंसरी न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये ग्रे मैटर में उस मैसेज को लेकर जाएगा, और उस ग्रे मैटर से आप देख सकते हैं, आपको लेफ्ट साइड पे लिखा नजर आ रहा होगा डोर्सल रूट। डोर्सल रूट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं ये डोर्सल के साथ कनेक्टेड है। फिर आपको लग रहा होगा कि नजर आ रहा होगा डोर्सल के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है वेंट्रल रूट, और वो वेंट्रल रूट आपको नजर आ रही है आगे किसके साथ कनेक्टेड है? मोटर न्यूरॉन के साथ। और वो मोटर न्यूरॉन से मैसेज वापस आ रहा है टुवर्ड इफेक्टर, और इफेक्टर जो भी होगा उस पर क्या अक्कर होता है? हमेशा रिस्पॉन्स अक्कर होता है। ठीक हो गया जी। अगर तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जहां पर डोर्सल रूट लिखा हुआ है, वो डोर्सल रूट आगे जा रही है, वहां पर डायग्राम कंप्लीट हो रही है। अगर तो कोई ऐसा मैसेज आया है जिसने सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में ही रहना है, तो ये मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर से स्टार्ट होगा, डोर्सल रूट तक जाएगा, और वहीं से वेंट्रल रूट से वापस आ जाएगा उसका रिस्पॉन्स, जो इसने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही रहना है। अगर कोई मैसेज है जिसने स्पाइनल कॉर्ड से मूव करना है आगे ब्रेन की तरफ, तो वो डोर्सल रूट से चल के ब्रेन में जाएगा, स्पेसिफिक वे से मैसेज को रीड करेंगे, और फिर वापस वेंट्रल रूट जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू उस मैसेज को लेकर आएगा। ठीक है जी। तो ये असल में आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट बात थी, स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब हमारे पास सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, अब सिर्फ हमारे पास रह गया फंक्शन। अगर तो आपको अभी तक ये बात समझ आ गई है कि स्पाइनल कॉर्ड की वर्किंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिसेप्टर से मैसेजेस को लेकर या तो खुद रीड करके इसका रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, या फिर ये रिसेप्टर से मैसेज लेकर इसको स्पाइनल कॉर्ड कहां तक लेकर जाता है? ब्रेन तक। अब अगर आप ये बात सोचें कि ब्रेन तक मैसेज ने जाना है, जाना कहां से है? रिसेप्टर से। तो रिसेप्टर से ब्रेन तक मैसेज ले जाने के लिए बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या कर रहा है? तो ये एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पर यहां पर काम करेगा। तो यही पहला फंक्शन है। अगर आप नीचे आ जाए डायग्राम के, तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखे हुए हैं, जिसमें पहला फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स है कि इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। बॉडी पार्ट्स का मतलब यहां पर रिसेप्टर्स होगा, आप अंडरलाइन करके रिसेप्टर्स लिख सकते हैं बॉडी पार्ट्स को। ठीक है। तो इसका काम क्या है? ये एक लिंक क्रिएट करता है किसके दरमियान? बॉडी पार्ट्स यानी रिसेप्टर एंड ब्रेन के दरमियान। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे लिखा हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्सेस, कहां से? बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, और ब्रेन से बॉडी पार्ट तक। यानी अगर बॉडी पार्ट से ब्रेन की बात करेंगे तो सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ब्रेन में जब जाएगा तो वो इंटर न्यूरॉन, और ब्रेन से वापस जब आना है तो मोटर न्यूरॉन। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी कि अगर यही बात है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर। इट मींस दैट ये एज अ कैसे काम कर रहा है, एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेटर है तो अगला वर्ड भी इसी से रेलिवेंट है, रिस्पॉन्सिबल, कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सम रिफ्लेक्स एक्शंस या सिंपल रिफ्लेक्सेस। सिंपल रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, आप सिंपल रिफ्लेक्सेस को अंडरलाइन करिए और इसके ऊपर लिखिए क्विक एक्शन। क्विक एक्शन से मुराद के ऐसे एक्शन जो बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाते हैं, जिनमें आपको थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इस तरह के फंक्शन रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम रिफ्लेक्स एक्शन का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से काम है जो कि सोचे समझे बिना, यानी ब्रेन यूज नहीं होगा उसमें, स्पाइनल कॉर्ड तक ही रहेगा। तो आगे पूरा इसका रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, पूरा एक टॉपिक आ रहा है। उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बात यहाँ पे रिफ्लेक्सेस के वर्ड पर हुई है, ये असल में क्या है। याद रखिएगा, रिफ्लेक्सेस जो हैं, सिंपल रिफ्लेक्सेस, इनको रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दिया जाता है। इसमें ब्रेन जो है उसकी पार्टिसिपेशन नहीं होती। पहली बात तो यह है कि स्पाइनल कॉर्ड इन रिफ्लेक्सेस को खुद ही कंट्रोल कर लेता है। क्या कर लेता है? खुद ही कंट्रोल और एक्शन क्रिएट कर देता है। इस पर पूरी एक एग्जांपल है जो आगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगी, हम इसकी डिस्कशन उस पॉइंट पे जाकर करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स, ये हमारा कह लीजिए कि पोर्शन जो है आज के टॉपिक का स्पाइनल कॉर्ड, ये कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो इसी से कह लीजिए अगले पोर्शन पर है। इट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विच इज आल्सो कॉल्ड पीएनएस। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमने सीएनएस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया और हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सीएनएस कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमने उन दोनों की डिस्कशन कर ली है। अब हम बात करने लगे हैं पीएनएस की, विच इज आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पहले ये बात की थी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को आप छोड़ दें, उसके अलावा जितना बॉडी का पार्ट है, जितने बॉडी के पार्ट्स हैं, आपकी आर्म्स हैं, आपके लंग्स, जितने पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे किस में कंसीडर्ड होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक हो गया जी। लेकिन आप ये भी बात याद रखिए कि ये तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज कनेक्टेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर आम की बात कर लीजिए, ये एक पीएनएस है, यानी पीएनएस का पार्ट है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं किसी चीज को टच करता हूं स्किन के थ्रू, तो ये मैसेज जाहिर सी बात है जा तो पीएनएस से रहा है, लेकिन पीएनएस इस मैसेज को लेकर कहां पर जाएगा? सीएनएस के पास। अब सीएनएस में वो ब्रेन हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो इसी से रेलिवेंट कुछ बातें स्टार्ट में लिखी गई हैं, आइए इन्हें देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। ठीक है जी। नर्व्स का मतलब तो अब आपको यहां पर समझ आ ही गया होगा, हमने डिस्कशन कर ली है। और गैंग्लिया क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स का एक जगह इकट्ठा होना, इट इज कॉल्ड गैंग्लिया। इट्स सिंगुलर इज गैंग्लियन। ठीक हो गया जी। अब सवाल यह है कि ये नर्व्स जो पीएनएस की हैं, ये अराइज कहां से होती हैं? जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया गया, इसी तरह आपने याद रखना है कि कुछ ब्रेन से नर्व अराइज होती हैं पीएनएस की, और कुछ किससे अराइज होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। जो ब्रेन से अराइज होती हैं, इट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। इन्हें क्या नाम देते हैं? क्रेनियल। ठीक है, इन्हें क्रेनियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रेन का जो आउटर लेयर होती है, जो कि स्कल होता है, उस जो बोनी स्ट्रक्चर होता है स्कल, इट इज कॉल्ड क्रेनियम। उसी से वर्ड क्रेनियल नर्व्स निकला है। ठीक है जी। और इनकी अमाउंट होती है, याद रखिएगा, ब्रेन की जो क्रेनियल नर्व्स हैं, इट इज 12 इन पेयर्स, यानी 12 पेयर्स होती हैं। ठीक है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये डिपेंड करती हैं किस पर? स्पाइनल नर्व्स पर। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि स्पाइनल नर्व जो है, कितनी होती हैं? 31 इन पेयर।
ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है कि स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, 31। ठीक है, अब ब्रेन तक जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो किस किस न्यूरॉन की होगी ये भी आपने याद रखना है। वो आपके पास सेंसरी न्यूरॉन हो सकता है, वो आपके पास मोटर न्यूरॉन हो सकता है, या फिर वो आपके पास मिक्स्ड न्यूरॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी सेंसरी और मोटर दोनों। जबकि स्पाइनल के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि इनमें सिर्फ कौन सी नर्व्स या न्यूरॉन होंगे, मिक्स्ड नर्व्स होंगी। क्या होंगी? मिक्स्ड नर्व्स। ठीक हो गया। इसी तरह आप क्रैनियल में कह लें कि सेंसरी नर्व्स होंगी, मोटर नर्व्स होंगी और मिक्स्ड नर्व्स होंगी। और जो न्यूरॉन काम करेंगे जाहिर सी बात है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन्स। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट्स असल में अभी तक हमने बात की कि पीएनएस जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू नर्व्स। जो ब्रेन की नर्व्स हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और उनके स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है जिसकी डिस्कशन हमने कर ली है। पहले हम इसको यहां तक रीड कर लेते हैं। आज ये पेज नंबर 39 पे आप बुक के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, The peripheral nervous system (PNS) is composed of nerves and ganglia। ये बात आपको भी एक्सप्लेन कर दी गई है। गैंग्लिया के बारे में क्या, इसे अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट पे लिखा है कि गैंग्लिया आर द क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडीज आउटसाइड सीएनएस। आउटसाइड सीएनएस इसलिए लिखा हुआ है कि सीएनएस के बाहर की बात हो रही है, यानी पीएनएस की। ठीक है जी। नर्व्स अराइज और लीड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये निकलती हैं और लीड करती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो दे आर नेम्ड एज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन की वजह से इनको क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से स्पाइनल नर्व्स का नाम दिया। ह्यूमन हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ह्यूमन के पास क्रेनियल नर्व्स 12 इन पेयर्स होती हैं, while स्पाइनल नर्व्स 31 इन पेयर्स होती हैं। ठीक है जी। Some cranial nerves are sensory, some are motor and some are mixed। तो यही बात मैंने आपको बताई है कि क्रेनियल नर्व्स कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स्ड होती हैं। ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व। और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे, आपको याद होगा यहां पे भी हमने डिस्कस की थी कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमेशा क्या होती हैं, मिक्स्ड नर्व। तो यही बात यहां पर लिखी है कि स्पाइनल नर्व्स जितनी भी हैं 31 इन पेयर वो क्या होंगी, मिक्स्ड। ठीक है जी। ये तो स्टूडेंट्स हमने उन नर्व्स की बात कर ली जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं। ठीक है। अब इस बेस पर देखा जाए, अगर आप इन सारी नर्व्स के बारे में रीड करें तो एक आपके पास सेंसरी आ जाती है, एक आपके पास मोटर आ जाती है। ठीक है। और मिक्स्ड अगर आप क्रेनियल की बात करें या स्पाइनल की बात करें तो मिक्स्ड का मतलब भी सेंसरी एंड मोटर ही होता है। इट मींस दैट कि यहां पर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो पाथवे बनेगा, जो रास्ता बन रहा है, वो पाथवे असल में सेंसरी एंड मोटर नर्व्स का ही बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अभी तक हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जितनी बात की है उसका जो पाथवे बनेगा वो सेंसरी और क्या होगा, मोटर। ठीक हो गया। सेंसरी पाथवे स्टार्ट कैसे होता है, ये आपको पता है कि ये स्टार्ट होता है रिसेप्टर से और जाता कहां तक है, रिसेप्टर टू सीएनएस विच इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। ठीक है। और सीएनएस में आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, आपको पहले भी बताया हुआ है। फर्स्ट इज द ब्रेन एंड सेकंड इज द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के बारे में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ब्रेन के अंदर क्रेनियल नर्व्स होंगी जो इसको लीड करेंगी और स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स होंगी जो इसको लीड करेंगे। अच्छा जी। जब मैसेज रिसेप्टर से सीएनएस के तक जाएगा तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है कि इन्होंने मैसेज को सीएनएस यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कहां लेकर आना होता है, टू नेक्स्ट पोर्शन, सीएनएस टू नेक्स्ट पोर्शन विच इज मसल्स और ग्लैंड्स। ठीक है। ये भी आपको याद होगा, हमने ये पढ़ा था। ठीक है जी। अब मोटर न्यूरॉन ने क्योंकि सीएनएस से मसल टू ग्लैंड्स को मैसेजेस को लेकर आना है तो असल में यहां पर हमारी डिस्कशन फर्दर मोर मोटर
नर्व्स पे और मोटर न्यूरॉन्स पे है कि जब मैसेज आ रहा होता है तो मैसेज की आते वक्त दो तरह के सिस्टम्स हैं जो कि उस मैसेज को आगे मूव करवाते हैं, या आप ये भी कह लीजिए एक हिसाब से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहां तक 1 मिनट ब्रेक लगाइए। यहां तक मैं आपको एक दफा फिर इसके एज ए समरी के तौर पर एक दफा ये बात रिपीट करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, बात स्टार्ट हुई थी पीएनएस से। ठीक है जी, पीएनएस क्या है? पीएनएस एक ऐसा सिस्टम है जो कि मैंने आपके सामने लिखा कि जो कि कंसिस्ट करता है नर्व्स एंड गैंग्लिया। ठीक है जी, जब सीएनएस आपने पढ़ा उसमें आपने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा, जबकि पीएनएस में आपने पूरी बॉडी के बारे में पढ़ना है एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब पूरी बॉडी जो पीएनएस है ये कुछ डिपेंड करती है नर्व्स पे, और वो नर्व्स जो हैं वो तमाम की तमाम कनेक्टेड हैं आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। जो नर्व्स ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड हैं दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है कि उनके पास सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स हैं, लेकिन जब हम उनका सम अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंबाइन करके बनती सिर्फ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स हैं। अब हमने पाथवे देखना है कि लीड कैसे करेंगे, तो पाथवे की वजह से हमने सेंसरी एंड मोटर नर्व्स के बारे में पढ़ा, जो कि हम चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स का काम ये होता है, जो सेंसरी नर्व्स के थ्रू होता है कि तमाम मैसेजेस रिसेप्टर से लेना और सीएनएस तक भेज देना। सीएनएस मीन टू से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? उन मैसेजेस को लेना और आगे इफेक्टर तक लेकर आना। यहां पर अगर मैं सीएनएस टू मसल्स और ग्लैंड्स की जगह अगर वर्ड इफेक्टर लिख दूं तो वो ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, क्या वर्ड? सीएनएस टू इफेक्टर। जो इफेक्टर है वो इफेक्टर असल में बाद में फ्यूचर में क्या क्रिएट करते हैं? रिस्पॉन्स। क्या क्रिएट करते हैं? रिस्पॉन्स। अब क्योंकि मोटर न्यूरॉन में मैसेजेस को लेकर आना पीएनएस के पास, ऐसे ही है ना, ब्रेन ने एक मैसेज पढ़ा, अब वो मैसेज मोटर न्यूरॉन लेकर आ रहा है, लेकिन मोटर न्यूरॉन उस मैसेजेस को किसकी तरफ लेकर आ रहा है? पीएनएस की तरफ। इस वजह से मोटर न्यूरॉन जो है वो आगे दो सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है जी, तो वो जो दो सिस्टम्स हैं आगे, एक का नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस और दूसरे का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक का नाम है सोमैटिक, एक का नाम है ऑटोनॉमिक। ठीक हो गया जी। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्सप्लेनेशन से पहले हम यहां तक इसकी रीडिंग पहले कर लेते हैं जी। स्टूडेंट्स पेज नंबर 40 पर आ जाइए। द क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मेक टू पाथवे, क्योंकि इन दोनों के पास सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन है इसलिए दो पाथवे बना सकते हैं। पहला स्टूडेंट्स है सेंसरी पाथवे, जिसके बारे में क्या लिखा है ब्रैकेट में कि कंडक्टिंग इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। सेम यही बात मैंने सामने लिखी है। और फिर दूसरा पाथवे है मोटर पाथवे। ये क्या करेगा? ये सीएनएस से लेगा और कहां तक जाएगा? इफेक्टर्स। और इफेक्टर्स के बारे में मैंने आगे क्या लिखा है कि इफेक्टर्स जो हैं वो आगे क्या क्रिएट करते हैं? रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। आगे अब लिखा हुआ है कि मोटर पाथवे मेक्स टू सिस्टम। मोटर पाथवे जो है वो दो तरह के सिस्टम बनाएगा। फर्स्ट इज सोमैटिक एंड सेकंड इज ऑटोनॉमिक। ठीक है, अब आप सोमैटिक के बारे में सुनिए। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि आपके कंट्रोल में होता है। आपके कंट्रोल में होने का मतलब कि आप उस सिस्टम से कॉन्शियस हैं। कॉन्शियस से मतलब आप यहां पर ये लेंगे कि इस तरह के एक्शन जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में होते हैं, या आपने अपने कह लीजिए कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्रीवियस क्लासेस में आपने ये पढ़ा था कि ऐसे एक्शंस जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में होते हैं और कॉन्शियसली वो उनको कंट्रोल करता है। कॉन्शियस का मतलब कि वो बाखबर होता है, उससे पता होता है कि वो ये काम कर रहा है। तो इस तरह के एक्शंस को कंट्रोल करना इट इज कॉल्ड वॉलेंटरी एक्शंस। तो जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो तमाम के तमाम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इसमें आप कह लीजिए जो इजीली एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो जितनी भी मसल मूवमेंट है, ठीक है, मसल मूवमेंट आप खुद कंट्रोल करते हैं,
इसके अलावा आप रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ना है तो आप अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, ये आपके कंट्रोल में है। वॉक आपने चलना है, ये भी आपके कंट्रोल में है। इस तरह की चीजें जो आपके कंट्रोल में है, यानी मोटर न्यूरॉन से जो मैसेज आना है जो आपके कंट्रोल में है, ये जो है क्या कहलाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक मार्कर है जो कि टेबल पे पड़ा हुआ है, मेरे पास 5 रिसेप्टर्स हैं मेरी बॉडी में जिनको मैं यूज करके इस मार्कर का मैसेज जो है वो ब्रेन तक ले जा सकता हूं। वो 5 रिसेप्टर्स के हैं मेरे पास, आपको पता है आईज, ठीक है, आईज हैं, नोज है, इसके अलावा टेस्ट के लिए टंग है, स्किन है टच करने के लिए, ठीक है, और ईयर्स हैं सुनने के लिए। इस वक्त जो सबसे फास्ट मेरे पास आप कह लीजिए जो सबसे फास्ट मेरे पास सेंस होगी इस वक्त वो है आईज। मैं जैसे इस मार्कर को देखूंगा तो आईज जो हैं वो सेंसरी न्यूरॉन जो हैं उनके थ्रू इस मैसेज को किसके पास लेकर जाएगी, ब्रेन के पास। ब्रेन इस मैसेज को रीड करेगा कि ये एक मार्कर पड़ा हुआ है, इस मार्कर को उठाना चाहिए क्योंकि ये मुझे जरूरत है। तो यही मैसेज ब्रेन जो है इंटर न्यूरॉन्स इसको रीड करके भेजेंगे मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अब वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो मैसेज आएगा वो मेरे मसल्स यानी हाथ की तरफ आएगा और मैं उस मैसेज के थ्रू उस मार्कर को उठा लूंगा। अब जब मैंने कॉन्शियस यानी बाखबर होकर सोचकर थिंकिंग करके कंट्रोल के अंदर इस चीज को मैंने उठाया तो ये कंसीडर होगी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में होता है, और ऐसे एक्शंस जो ह्यूमन के कंट्रोल में होते हैं दैट टाइप ऑफ एक्शंस कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है जी, एग्जांपल आपको मैंने अपनी तरफ से दे दी है कि आप वॉकिंग, रीडिंग, रनिंग, ये तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं। तो ये तमाम चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है ये आपने याद रखना है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, आज ये पेज नंबर 40 पर सोमैटिक के बारे में रीड करते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस। ठीक हो गया जी। इट इंक्लूड्स ऑल द मोटर न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। सीएनएस से लेकर स्केलेटल मसल यानी स्केलेटन के जितने मसल्स हैं, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको मार्कर वाली बहुत अच्छी एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं ऑटोनॉमिक की तरफ। आपको वर्ड से पता चल रहा है, पहली बात अगर सोमैटिक में कंट्रोल और कॉन्शियस है तो अल्टीमेटली दूसरे में अनकंट्रोल्ड और अनकॉन्शियस होगा। ठीक है, तो असल में सोमैटिक नर्वस सिस्टम से ऑपोजिट काम जो है वो ऑटोनॉमिक में है। आइए इसके बारे में देखते हैं। पहली बात तो आपको ये समझ आ गई होगी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस का मतलब कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, या आपके कंट्रोल में नहीं होता। और इस तरह के एक्शंस जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते इनको हम क्या नाम देते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस। देखिए इनवॉलंटरी एक्शंस में आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपके हार्ट के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, आपके स्मूथ मसल्स हैं, इस तरह के जो मसल्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप खाना खाते हैं, आप फूड जो है वो खाते हैं, तो जब फूड ट्रेवल करता है डाइजेशन करने के लिए तो जब तक वो आपकी ऑरल कैविटी में है तब तक वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन एक दफा वो फूड अगर बॉलस बनकर आपकी सॉफ्ट पैलेट से गुजर जाता है, ट्रेवल कर जाता है लैरिंक्स की तरफ और मूव कर जाता है ओइसोफेगस की तरफ, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब वो डायरेक्टली अपने एक स्मूथली एक प्रोसेस की तरह चलेगा। वही फूड पार्टिकल ट्रेवल करके पहले जाएगा आपके स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्पेसिफिक वे से ब्लड में जाके मिक्स होगा। तो मतलब एक प्रोसेस के थ्रू होगा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं करते दैट टाइप ऑफ एक्शंस कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स, हार्ट की जो मूवमेंट है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइजेशन, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रीदिंग, इसको आप कंट्रोल, तो ये ऐसे फंक्शंस जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो इनवॉलंटरी हैं, और इनको कंट्रोलिंग वे में रखना ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ये इसको ऑटोनॉम करता है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
अब जब एक इनवॉलेंटरी एक्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको फर्दर आगे कह लीजिए कि इसको कंट्रोल करने के तरीके नेचुरली तौर पर दो तरह के, दो सिस्टम्स हैं फर्दर। एक का नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपके पास पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। देखिए, अब एक बॉडी के अंदर एक्शन है जो आप में कंट्रोल नहीं हो रहा, जैसे हार्ट बीट है। आप देखते हैं कि हार्ट बीट नॉर्मली बीट करती है, नॉर्मली आपका हार्ट जो है वो बीट करता है। आप रन करना स्टार्ट करते हैं तो रन करने की वजह से कोऑर्डिनेशन होती है और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से मसल मूवमेंट तो आपकी हो रही है क्योंकि आप भाग रहे हैं जो कि आपके कंट्रोल में है, लेकिन हार्ट रेट आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जब भाग रहे होंगे, भागते वक्त आप मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, आप भागते जा रहे हैं, रन करते जा रहे हैं, लेकिन आपका हार्ट रेट आपके कंट्रोल में नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी बीट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, ये एक किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है जिसको आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने अपने वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल ना किया तो अल्टीमेटली ये इफेक्ट करेगा आपके इनवॉलंटरी एक्शन पे। यानी अगर आप भागना नहीं रुके तो आपका हार्ट बीट और ज्यादा फास्ट होता जाएगा, उसकी बीट बढ़ती जाएगी और बीट बढ़ने की वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो क्या होगा, आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप भाग रहे थे ये एक किस्म की एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो जब आपके कह लीजिए इनवॉलंटरी एक्शंस जब इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं फाइट और फ्लाइट एक्शन। यानी अब जो आपके कंट्रोल में काम नहीं है, जैसे हार्ट बीट की एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं, तो हार्ट बीट जब इंक्रीज होगी तो असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और उसी इमरजेंसी सिचुएशन को हम क्या नाम देते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस इमरजेंसी को डील करेगा और इस इमरजेंसी में दो ही काम है, फाइट और फ्लाइट। कि अगर आप भाग रहे थे तो भागते वक्त आप मेहनत कर रहे थे, ये किस्म से आपकी बॉडी के साथ आपकी फाइट है, आप भागते जाएं ना रुके। या फ्लाइट का मतलब होता है भाग जाना, रुक जाना। कि आप जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे या परफॉर्म हो रहा था, कौन सा, ऑटोनॉमी, उसको आप स्टॉप करवा दो। ठीक है, फाइट और फ्लाइट, बात समझ आ रही है। जब आप फाइट करते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ लड़ रहे हैं तो लड़ते वक्त क्या होता है, जब आप किसी के साथ लड़ते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप गुस्से से देखते हैं, उसकी आंखें जो है, मतलब आपकी आंखें जो है वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं गुस्से से। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, यानी ये सारी चीजें एक्सेलरेट हो जाती हैं, फास्ट हो जाती हैं। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से हम कहते हैं कि एक इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है। दिस इमरजेंसी सिचुएशन इज नोन एज फाइट और फ्लाइट एक्शन, जिसको कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये फाइट और फ्लाइट, जाहिर सी बात है, आप गुस्से में हैं, थोड़ी देर के बाद आपका गुस्सा क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज। जब आप नॉर्मल होते हैं तो जितनी चीजें इंक्रीज होती हैं, जिनका रेट एक्सेलरेट होता है, बढ़ा हुआ होता है, वो वापस क्या होना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मल। तो जब वो नॉर्मल की तरफ आता है तो हम कहते हैं कि जी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है। पहला क्या था, सिंपैथेटिक, फिर क्या, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, जो जो चीज इंक्रीज हुई थी उसको नॉर्मल करेगा। ब्लड प्रेशर गुस्से में इंक्रीज हुआ था इमरजेंसी सिचुएशन में, उसको नॉर्मल करेगा। ठीक है, आपकी आंखें, आईज जो थी वो डायलेट होंगी, उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा, कंस्ट्रिक्ट यानी नॉर्मलाइज करेगा, नॉर्मल करेगा। ठीक है जी, तो ये असल में आपका कहलाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आइए इसे रीड कर लेते हैं, बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, it is responsible for the activities which are not under conscious control। ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। It consists of motor neuron that send impulses to cardiac muscles, smooth muscles and glands। अब देखिए, ये वो पार्ट्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है जी,
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स। इनके थ्रू ऑटोनॉमिक काम करता है। अब सिंपैथेटिक क्या है उसे देखते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, सिंपैथेटिक उसको इस काबिल बनाता है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर ले। दिस इज ऑफन कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट लड़ना, फ्लाइट भाग जाना। ठीक है दो ही रास्ते होते हैं ना, नेकी या बदी, अच्छा या बुरा, ठीक है, ठीक या गलत। इसी तरह फाइट और फ्लाइट, मारो या भाग जाओ। ठीक है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन। अब देखिए इमरजेंसी सिचुएशन में होगा क्या। दिस सिस्टम टेक्स नेसेसरी एक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस लेगा, जैसे इट डायलेट्स प्यूपिल्स। प्यूपिल्स जो है ये आपका आई का पार्ट है, उसको डायलेट करेगा, फैला देगा। एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाएगा। एंड एक बात अगली जो है वो एडिशनल है, इट इज इनहिबिट डाइजेशन। इनहिबिट डाइजेशन का मतलब है कि आपकी जो डाइजेशन है वो इनहिबिट हो जाएगी। इनहिबिट का मतलब होता है रुकना, कि आपकी जो डाइजेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, व्हेन स्ट्रेस एंड, जब आपका स्ट्रेस एंड हो जाएगा, यानी आप किसी से फाइट कर रहे थे, आप गुस्से में थे, गुस्से में आपकी डाइजेशन नहीं होगी, लेकिन गुस्से के बाद आप ठंडा हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स एक्शन, वो एक्शन लेगा एंड नॉर्मलाइजेस ऑल द फंक्शन, और तमाम चीजें जो कि इंक्रीज हुई थी उन्हें नॉर्मलाइज करेगा। जैसे इट कॉजेस प्यूपिल टू कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी नॉर्मल करेगा। प्रमोट्स डाइजेशन, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्लो द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट, स्लो कह लीजिए या स्लो की जगह वर्ड नॉर्मल लिख लीजिए तो वो ज्यादा सूटेबल है, यानी नॉर्मल कर देगा आपके हार्ट रेट को और आपकी ब्रीदिंग को। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट असल में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो कि पीछे से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आज असल में स्टूडेंट हमारा वर्क फॉर डे 6 था। होपफुली इसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड एंड इसके साथ पीएनएस का टॉपिक कंप्लीट किया है। पीएनएस एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एज वेल एज इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, तो आपने स्टूडेंट्स इसमें से एमसीक्यू को सेपरेट करना है। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।